बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। वो रो रही थी क्योंकि उसका जालिम शौहर उसे सुनसान जगह पर छोड़कर चला गया था। अचानक कुछ लड़के उसकी तरफ आने लगे और उसे घसीट कर अपने साथ ले गए। वो तड़प रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी इज्जत खतरे में है। उन्होंने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा खींचा। वो डर कर बेहोश हो गई। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अब तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। उसके बेहोश वजूद को उस अनजान शख्स ने गोद में उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर ले गया। वो उस वक्त ऑफिस से वापस आया था और हुनैन आईने के आगे खड़ी तैयार हो रही थी। वो सीधा अपनी माँ के कमरे में गया था जहां वो बैठी रो रही थी। उन्होंने रोते हुए हुनैन के जुल्म के बारे में बताया। उनका हर लफ्ज झूठ था, मगर वो अपनी माँ पर अंधा एतमाद करता था। उसके माथे पर लकीरें पड़ गईं और वो गुस्से में अपने कमरे में आया। कैसी लग रही हूं मैं? आज मैंने डार्क लिपस्टिक लगाई है, आपको पसंद है ना? हुनैन मुस्कुराते हुए पूछने लगी। आज वो अच्छा सा तैयार हुई थी। उसे देखकर वो उसके करीब आया और अपने हाथों से उसके होठों को बेदर्दी से अंगूठे से रगड़ने लगा कि उसकी सुर्ख लिपस्टिक फैल गई। उसके बाद उसने उसके कानों से ईयररिंग्स खींच कर निकाले और बालों को इतनी जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ा कि उसका हेयर स्टाइल खराब हो गया। जब उसने उसके बाजू को अपनी गिरफ्त में लिया तो कांच की चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर गईं। मैं तुम्हें यहां इसलिए नहीं लाया कि सच समझकर तुम किसी शो पीस का किरदार अदा करो। अगर तुमने आइंदा मेरी मां को तकलीफ दी तो उससे दुगनी तकलीफ मैं तुम्हें दूंगा। उसने एक झटके से उसे छोड़ा तो वह हैरान होकर उसे देखने लगी। तकलीफ से उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने क्या किया है? मैं आपकी माँ का बहुत ख्याल रखती हूँ, वो अपना यकीन दिलाने के लिए रोते हुए बोली। तो उसने बेदर्दी से उसके आंसू साफ किए। तुम अगर समझती हो कि मेरे आगे आंसू बहाने से मैं तुम्हें पाक साफ मासूम और नेक समझूंगा तो ऐसा कुछ नहीं है। वो उसे गुस्से से कहकर कमरे से निकल गया, जबकि वो तकलीफ से सोचती रह गई कि उसकी गलती कहाँ थी। उसे दुख हुआ कि वो अपने शौहर के लिए इतना तैयार हुई थी और उसके शौहर ने उसे प्यार से देखना भी गवारा न किया था। जब रात के 11 बजे तो वो कमरे में दाखिल हुआ। हुनैन उससे नाराज हो चुकी थी। अपना मतलब पूरा करने के लिए उसने जानबूझकर उससे माफी मांग ली। मुझे माफ कर दो, उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया था, मगर यकीन करो मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। वो उसका हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाने लगा, मगर असलियत में वो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। अब वो सिर्फ उसके लिए वक्त गुजारी का जरिया थी। हुनैन उसकी बातों से पिघल गई और अपना आप उसे सौंप दिया। मगर अगली सुबह उसकी जरा सी गलती पर वो उसके साथ वैसा ही सलूक करने लगा तो हुनैन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए उस वक्त को याद करने लगी जब ये सब शुरू हुआ था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो हुनैन ने दरवाजा खोला। बाहर हदीद खड़ा था। हुनैन ने उसे सलाम किया और अंदर आने का रास्ता दिया। उसे शशदर होकर देखता ही रह गया। वो हुनैन की भाभी सामिया का भाई था। कुछ दिन पहले ही हुनैन के भाई फराज की शादी हुई थी। हदीद जो शादी के बाद पहली मर्तबा अपनी बहन सामिया के घर आया था, हुनैन को देखते ही उसका दीवाना हो गया। उसके दिल में अजीब सा शोर बरपा हुआ था। अपनी माँ के कहने पर वो अपनी बहन को कुछ सामान देने आया था। वो हुनैन को गौर से देखने लगा तो वो तजब्जुब का शिकार हो गई। हदीद का जी चाह रहा था कि वो उसे देखता ही रहे, मगर ऐसा मुमकिन न था। सामान देकर वो घर आ गया, मगर हुनैन का ख्याल बार बार उसके जहन में आ रहा था। सामिया की शादी पर उसने हुनैन पर इतना गौर नहीं किया था जितना अब किया था। अब उसे देखते ही वो मबहूत सा होकर रह गया था। रात के वक्त भी वो हुनैन की सोचों में गुम था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने इस बारे में सोचते हुए जेब से सिगरेट निकाला और लाइटर से जलाकर पीने लगा। उसके ख्याल में वो कब 3 सिगरेट फूंक गया, उसे होश ही न रहा। जब उसे होश आया तो वो दंग ही रह गया। आखिर क्यों? वो एक मिडिल क्लास तबके की लड़की के बारे में इतना सोच रहा था। उसे अपने स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए थी, ना कि कम हैसियत। वो सामिया की शादी भी इस मिडिल क्लास घर में नहीं करना चाहता था, मगर सामिया फराज से मोहब्बत करती थी, इसीलिए उसे मजबूरन अपनी बहन की खुशी की खातिर उसकी शादी फराज से करना पड़ी थी। वो जानता था कि सामिया को उस घर में एडजस्ट होने में वक्त लगेगा। उसने सामिया के अकाउंट में काफी पैसे ट्रांसफर कर दिए थे ताकि उसे पैसों की कमी न हो। फराज की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो उसे उसकी ख्वाहिश की हर शय दे पाता। इसीलिए हदीद ने फैसला किया था कि वो अपनी बहन का ख्याल खुद भी रखेगा। सिर्फ अपनी बहन की खुशी की खातिर उसने फराज से उसकी शादी की थी, वरना वो मिडिल क्लास लोगों से बात करना भी गवारा नहीं करता था। वो यही सब सोच रहा था जब हलीमा का मैसेज आ गया। आज फार्म हाउस पर लेट नाइट पार्टी है, आ जाओ तुम भी। हलीमा का मैसेज पढ़ने के बाद वो फौरी तैयार होने के लिए उठा। वो चाहता था कि उसका थोड़ा सा मूड बदल जाए और जहन हुनैन की तरफ ना जाए। उसकी दोस्ती भी हायर क्लास लोगों में थी। हलीमा भी अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। वो गाड़ी ड्राइव करके फार्म हाउस तक पहुंचा था। फार्म हाउस के अंदर दिन का समा था। हलीमा की तमाम फ्रेंड्स ने बोल्ड ड्रेसिंग की हुई थी। हलीमा हदीद की दोस्त थी। उसने उसके आगे कोल्ड ड्रिंक पेश की तो वो गिलास उठाकर पीता हुआ उसे देखने लगा। थोड़ी देर में म्यूजिक बज उठा तो लड़के और लड़कियां हाथों में हाथ डाले रक्स करने लगे।
تو وہ بھی حدید کے نزدیک آئی۔ اس نے بھی اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر دیے اور ڈانس کرنے لگا۔ حلیمہ کی قربت میں وہ حنین کو کافی حد تک بھلا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حدید کے دوست اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئے۔ وہ وہاں ڈرنک کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اسے آفر کی تو وہ بھی آدھا گلاس پینے لگا۔ جب اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 1 بجنے کو تھا۔ اسے لازمی گھر جانا تھا۔ اس کی ماں اور چھوٹی بہنیں یقیناً اس کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے دوست اور حلیمہ اصرار کر رہے تھے کہ وہ رات رک جائے، مگر وہ نہ مانا۔ جب بات اس کے گھر والوں کی آ جاتی تھی تو پہلا انتخاب ہمیشہ حدید کے گھر والے ہوتے تھے۔ اپنے گھر والوں کے آگے وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ گاڑی چلاتے وقت اسے نشہ چڑھنے لگا تھا، مگر وہ تیز اسپیڈ پر ڈرائیونگ کر رہا تھا تاکہ جلدی گھر پہنچ سکے۔ اس کی بہنوں کی کافی دفعہ کالز آ چکی تھی۔ وہ اس وقت کال ریسیو نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، مگر مسئلہ اسے اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اگر وہیں فارم ہاؤس پر موجود ہوتا تو وہ 2 گلاس بھی آسانی سے پی لیتا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی ڈرنک کر لیتا تھا۔ اس کے لیے کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ البتہ وہ اس بارے میں گھر والوں سے چھپاتا تھا۔ مگر ایک دن سامیہ نے اسے پکڑ لیا تھا اور وعدہ لیا تھا کہ وہ آئندہ ان حرام کاموں سے بچے گا۔ اس وقت اس نے وعدہ کر لیا تھا، مگر پھر جب اس کے دوستوں نے اسے فورس کرنا شروع کیا تو وہ دوبارہ سے اس عادت میں لگ گیا۔ اب بھی دماغ پر ڈرنک کا نشہ چڑھنے کی وجہ سے وہ ڈرائیونگ ٹھیک نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے کوئی آ گیا اور اس نے فوری بریک لگائی، مگر گاڑی کافی حد تک اس شخص کے قریب پہنچ گئی تھی۔ فراز، جو کہ اس وقت کسی کام سے جا رہا تھا، گاڑی کو اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ حالانکہ اس نے سوچا تھا کہ گاڑی کے اندر بیٹھا انسان گاڑی کی رفتار سامنے آتے شخص کو دیکھ کر خود ہی کم کر لے گا۔ جب فراز گاڑی کے سامنے سے نہ ہٹا تو وہ کھڑکی سے شیشہ نیچے کر کے پوچھنے لگا۔ فراز حیران رہ گیا کیونکہ وہ تو حدید تھا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ تو بھی جاؤ، مجھے گھر جانا ہے، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولا۔ تو فراز شاکڈ رہ گیا۔ حدید کے لہجے اور چہرے کے تاثرات سے وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے حدید سے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ جھومتے ہوئے بولا، دوستوں نے کچھ زیادہ ہی پلا دی تو نشہ چڑھ گیا، تھوڑی دیر میں اتر جائے گا۔ وہ اب بھی ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بول رہا تھا۔ فراز مایوس ہو کر رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حدید ایسا لڑکا ہے۔ اس کی گاڑی کے پیچھے موٹر سائیکل پر سوار لوگ ہارن دے رہے تھے۔ حدید کی حالت دیکھ کر فراز کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ حدید مزید گاڑی نہیں چلا سکتا۔ اسی لیے اس نے حدید کو سائڈ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اسے گھر چھوڑ کر وہ اپنے گھر واپس آ گیا اور سامیہ کو اس بارے میں بتایا تو وہ شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ افسوس کرنے لگی کہ اس کے بھائی نے ڈرنک چھوڑنے کا جو وعدہ اس سے کیا تھا وہ ایک بار پھر توڑ دیا تھا۔ حدید سے بات کرنے کے لیے سامیہ نے اسے کال کی اور اس سے بات کی تو وہ غصہ کرنے لگا۔ سامیہ نے اسے مزید کچھ نہیں کہا، البتہ وہ اس سے ناراض تھی۔ اگلے دن فراز کو کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا تھا، اسی لیے اس نے سامیہ سے کہا کہ وہ حنین کو لے کر اپنے گھر چلی جائے اور وہیں رات رہ لے۔ سامیہ اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ جب حنین کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی اپنی کتابیں پکڑ کر بیگ میں رکھنے لگی۔ اس کی یونیورسٹی کے پیپرز قریب تھے۔ وہ پیپرز میں اچھے نمبر حاصل کرنا چاہتی تھی، اسی لیے آج کل اس کے ہاتھ سے کتابیں نہیں چھوٹ رہی تھیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہی ان دونوں کو چھوڑتا ہوا وہ کام کے لیے نکل گیا۔ سامیہ کو دیکھ کر اس کی امی بہت خوش ہوئی تھی اور اس کی چھوٹی بہنیں علینا اور لائبہ حنین سے باتیں کرنے لگ گئی۔ اس وقت حدید ابو کے ساتھ آفس جا چکا تھا۔ آفس میں بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار جانے کیوں حنین کا خیال ہی اسے آ رہا تھا۔ دوپہر میں اس کی امی کا فون آیا تو انہوں نے بتایا سامیہ اور حنین گھر آئی ہوئی ہیں۔ یہ سن کر حدید کا دل تیزی سے دھک دھک کرنے لگا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس دشمن جاں کو جا کر دیکھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دل کو نہیں روک پایا، اسی لیے دوپہر میں ہی بہانہ کر کے گھر آ گیا۔ اسے دیکھ کر حنین نے اسے سلام کیا، جبکہ وہ اسے مبہوت ہو کر دیکھنے لگا۔ وہ اس قدر معصوم اور پیاری لگ رہی تھی کہ اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اپنے اوپر اس کی نگاہیں محسوس کر کے حنین نروس ہونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ سامنے بیٹھا شخص اسے گھور کیوں رہا ہے۔ حدید کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ حنین سے گفتگو بڑھائے۔ حنین اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اسے پکارا، اس سے قبل کہ وہ اسے جواب دیتی۔ امی نے حدید کو کچن میں بلایا تو وہ افسوس بھری سانس لیتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ وہ اسے کھانا دینے کے لیے بلا رہی تھی۔ اس کے بعد سارا دن اس کی ملاقات حنین سے نہ ہو پائی۔ وہ لائبہ اور علینا کے کمرے میں موجود تھی، مگر جب رات کو سونے کے لیے انہوں نے لائٹ آف کرنا چاہی تو حنین نے کہا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ علینا اور لائبہ نے پہلے تو اسے سمجھایا کہ وہ ابھی سو جائے، آرام کرے اور صبح پڑھ لے، مگر جب اس نے نہ مانی تو وہ اسے گیسٹ روم میں چھوڑائی تاکہ وہ وہاں آرام سے پڑھ لے۔
यहाँ आकर हुनैन को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। जब उसे पढ़ते पढ़ते प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो वो पानी पीने किचन में चली गई, क्योंकि गेस्ट रूम में पानी मौजूद न था। हदीद जो कि किचन में अपने लिए कॉफी बना रहा था, हुनैन को आता देखकर हैरान रह गया और वो भी झिझक गई। पानी लेकर वो वहां से चली गई तो हदीद भी उसका पीछा करते हुए गेस्ट रूम में आ गया। कैसी हो, क्या पढ़ रही हो? हाथ में कॉफी लिए हदीद गेस्ट रूम में आकर सोफे पर बैठकर उससे फ्रैंक होकर पूछने लगा तो वो परेशान होकर उसकी बात का जवाब देने लगी। हदीद को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो एक मिडिल क्लास लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा था। जब उसे इस बात का ख्याल आया तो वो दंग रह गया और फौरी वहां से चला गया। उसका दिल हुनैन की जानिब से नहीं हट रहा था। वो अब गुस्से में आ चुका था। उसने फैसला किया कि वो कुछ अरसे के लिए अपने बैचलर कजन्स के पास अमेरिका चला जाएगा। शायद अमेरिका की हवा खाने के बाद वो इस मिडिल क्लास लड़की को भुला सके। ऑफिस की उसे कोई टेंशन नहीं थी। उसके अब्बू ऑफिस संभालने के लिए मौजूद थे। वो उसी हफ्ते ही अमेरिका के लिए निकल गया था। वो पहली मरतबा अमेरिका नहीं जा रहा था, बल्कि हर साल उसका चक्कर वहां जरूर लगता था। वहां उसकी अमेरिकन लड़कियों से दोस्ती भी थी। वो सोच रहा था कि उनकी कंपनी में रहकर शायद वो हुनैन को भूल सके, मगर ऐसा न हुआ। वो उसके दिमाग में अल्फी की तरह चिपक कर रह गई थी। 6 माह तो ऐसे ही गुजर गए। वो अमेरिका में बैठकर अपने ऑफिस में ऑनलाइन काम कर रहा था, इसीलिए उसके बाप को भी कोई टेंशन नहीं थी। जब वक्त मजीद गुजरा तो एक दिन फोन पर सामिया ने उसे बातों बातों में बताया कि फराज हुनैन के लिए रिश्ता तलाश कर रहा है ताकि उसकी शादी हो सके। उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई। ये सुनकर जाने क्यों हदीद के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका दिल कह रहा था कि हुनैन हमेशा के लिए उसे दूर जा रही है। उसे जाने से रोक लो और अपना लो। सामिया, हुनैन की शादी मुझसे कर दो। मैं उसे पसंद करता हूं। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि उसने कैसे अपनी जबान से अपनी पसंदीदगी का इजहार और एतराफ कर दिया, जबकि वो खुद दंग रह गया था। और दूसरी तरफ सामिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो शॉक्ड होकर रह गई और फिर हदीद पर बेइंतहा गुस्सा करने लगी। उसका कहना था कि हम तुम्हारे लिए कोई अमीर घराने की लड़की ढूंढेंगे, और हमारे अपने खानदान में भी तो इतनी अमीर लड़कियां हैं, फिर तुम्हें मेरी गरीब नंद ही मिली थी। वो गुस्से में बोल रही थी तो दूसरी जानिब हदीद भी गुस्से में आ गया। वो कहने लगा, खुद भी तुमने उस गरीब लड़की के भाई से मोहब्बत की शादी की है, तो मेरे मामले में मत ही बोलो तो अच्छा है। मैं पाकिस्तान आ रहा हूं और तुम मेरी शादी हुनैन से करवाओगी। अगर ऐसा ना हुआ तो अपने भाई को भूल जाना। फिर खुदा जुनूनी लहजे में बोला और फिर फोन बंद कर दिया। सामिया फोन को देखती रह गई। उसे अपने भाई पर शदीद गुस्सा था। जब वो पाकिस्तान आया तो उसने अम्मी से हदीद के सामने बात की। अब वो जिद्दी लहजे में हुनैन से शादी की बात कर रहा था। उसकी माँ और उसकी तीनों बहनों की एक ही रट थी कि वो उसकी शादी हुनैन जैसी लड़की से नहीं करेंगी, मगर हुनैन से हदीद का इश्क सर चढ़ कर बोल रहा था। कई दिन वो हुनैन के खातिर अपनी माँ बहनों से नाराज रहा तो सामिया ने एक फैसला किया, अम्मी, फिलहाल हम हुनैन की शादी हदीद से कर देते हैं। अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारा भाई हमसे दूर हो जाएगा। जब हम हुनैन की शादी उससे करेंगे तो उसके दिल में हमारी जगह मजीद मजबूत होगी, और मौका देखकर हम हुनैन को उसकी जिंदगी से निकाल देंगे। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। सामिया का ख्याल उसकी दोनों बहनों और माँ को बहुत पसंद आया। सामिया को हुनैन अपने भाभी के तौर पर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे बोल्ड और अमीर खानदान से ताल्लुक रखती हुई लड़की अपने भाई के लिए चाहिए थी। फराज से तो उसे मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसने उससे शादी की थी। और वो जानती थी कि एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखने वाले लड़के से शादी करके उसकी फ्रेंड्स और फैमिली वालों ने उसका कितना मजाक उड़ाया था। खैर, अब बारी थी कि वो फराज से बात करती। उसे लग रहा था कि वो बखुशी मान जाएगा, मगर जब फराज ने इनकार कर दिया तो वो दंग रह गई। फराज ने कहा कि वो हदीद जैसे लापरवाह, शराब पीने वाले और आवारागर्द इंसान से कभी भी अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता। मजीद उसने कहा कि मैं उसकी इंस्टाग्राम पर लड़कियों के साथ वाहियात तस्वीर भी देख चुका हूँ, इसीलिए ख्वाब में भी उस जैसे आवारा लड़के की शादी अपनी शरीफ बहन से नहीं कर सकता। ये सुनकर सामिया के तन बतन में आग लग गई। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर उस वक्त उसे जोश से नहीं होश से काम लेना था। उसने सोचा कि अगर वो हदीद को बता देगी कि फराज उसकी शादी के लिए नहीं मान रहा तो हदीद पीछे हट जाएगा। वो खुश हो गई और यूं हदीद हुनैन से शादी नहीं करेगा। जबकि मैके जाकर उसने हदीद को ये बताया तो वो लापरवाह अंदाज में बोला, अगर तुमने इस महीने तक फराज को राजी नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर चला जाऊंगा। याद करो, तुम्हारी फराज से शादी के लिए मैंने घर वालों को मनाया था। अब तुम भी फराज को मेरी और हुनैन की शादी के लिए मनाओ। हदीद तो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार ही नहीं था।
सामिया दोनों जानिब फंस चुकी थी। फिर उसने सोचो विचार किया और ससुराल जाकर फराज के काम पर जाने के बाद हुनैन को कमरे में बुलाया। उसने हुनैन को हदीद की पसंदीदगी के बारे में बताया और कहा कि वो फराज से कहे कि वो भी हदीद को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। ये सुनकर हुनैन शॉक्ड रह गई। जब वो हदीद से मोहब्बत नहीं करती थी और ना ही उससे शादी करना चाहती थी तो वो अपने भाई से झूठ क्यों कहती? देखो हुनैन, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। अगर मेरा भाई मुझसे दूर हुआ तो तुम भी अपने भाई के करीब नहीं रह सकोगी। सामिया ने उसे धमकी देते हुए कहा तो उसने हथियार डाल दिए। वो अपने कमरे में रोती हुई आई थी। उसकी भाभी कितनी खुदगर्ज थी, आज उसे इस बात का अंदाजा हो रहा था। इसके अलावा उसे अपने भाई की सामिया से मोहब्बत का भी अंदाजा था। अगर सामिया उसके भाई को उसके खिलाफ भड़का देती तो वो सामिया पर एतबार करता और हुनैन को बुरा समझता। उसके माँ बाप हयात नहीं रहे थे। एक उसका भाई था जो उसके लिए सब कुछ था, इसीलिए वो उसके दिल में अपने लिए बदगुमानी नहीं देखना चाहती थी और ना वो ये चाहती थी कि उसका भाई उससे दूर हो। इसीलिए उसने वैसा ही किया जैसा सामिया ने कहा। भाई, मुझे हदीद से शादी करनी है, मैं उनको पसंद करती हूँ। हुनैन के मुंह से ऐसी बात सुनकर फराज शर्मसार रह गया। उसकी बहन उस शख्स से शादी करने की बात कर रही थी जिससे वो उसकी शादी ख्वाब में भी करने का नहीं सोच सकता था। हुनैन जानती थी कि उसने कितने कर्ब से ये अल्फाज अपने मुंह से अदा किए थे। फराज ने उसे झिंझोड़ा और पूछा, तुम होश में तो हो? मगर हुनैन वही कहती गई जैसा उसे कहने को सामिया ने कहा था। फराज बिल्कुल खामोश हो गया और उसने नाराजगी में हुनैन को कमरे से चले जाने को कहा। देख लें, अब तो आपकी उस शरीफ बहन ने भी मेरा आवारा भाई के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। अब भी आप उसकी और हदीद की शादी के खिलाफ हैं? सामिया ने तंज किया मगर फराज कुछ भी ना बोल सका। काफी दिन वो हुनैन से सरसरी सी बात के अलावा कोई और बात नहीं कर रहा था। फिर उसने काफी सोचा कि उसने खुद तो अपनी पसंद से सामिया से शादी कर ली थी, मगर जब बारी उसकी बहन की पसंद की आई थी तो वो इस बात को अपनी गैरत का मसला बना बैठा था। उसे लग रहा था कि हदीद अच्छा लड़का नहीं है। जाने क्यों वो इस कश्मकश का शिकार हो रहा था। मुझे हुनैन की शादी हदीद से कर देनी चाहिए। अगर उसने मेरी बहन के साथ नाइंसाफी करने की कोशिश की तो सामिया भी उस नाइंसाफी का शिकार होगी। उसने सोचा। उसे यह ख्याल अच्छा लगा था कि हदीद उससे डर कर कभी भी हुनैन से नाइंसाफी नहीं करेगा। उसकी अपनी बहन भी हुनैन के भाई की बीवी थी। खैर, उसने हतमी फैसला लिया और हुनैन से अपनी नाराजगी खत्म की। सामिया ने हदीद को यह खुशखबरी सुनाई तो वो सामिया के कहने पर अपने घर वालों समेत उनके घर रिश्ता लेकर आ गया। हुनैन खुश नहीं थी। जाने कि वो कश्मकश का शिकार थी। उसका दिल कर रहा था कि वो इनकार कर दे, मगर सामिया की धमकी याद आ जाती थी, इसीलिए मजबूरन उसने चुप साथ रखी थी। हदीद जल्दी शादी चाहता था, इसीलिए उजरत में सब मामला तय हुए और दिसंबर के पहले हफ्ते धूमधाम से उनकी शादी हो गई। आज बारात थी। रात के वक्त हुनैन को हदीद के कमरे में पहुंचा दिया गया। खानदान वाले सामिया और उसकी मां से पूछ रहे थे कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि दूसरे बच्चे की शादी भी गरीब खानदान में कर दी। क्या अमीर लोग आपको रिश्ते नहीं देते? ये सुनकर सामिया और उसकी मां को आग ही लग गई। अम्मी फिक्र ही न करें, जल्द ही हुनैन हदीद की जिंदगी से निकल जाएगी और हम इसके लिए अमीर लड़की ढूंढेंगे और ये खानदान वाले देखते ही रह जाएंगे। सामिया ने उनके कान में कहा। रात 11 बजे हदीद कमरे में आ गया और हुनैन के दुल्हन वाले रूप को देखकर वो मजीद उसका दीवाना हो गया। उसने हुनैन की तारीफ करते हुए उसे अपनी बाहों में लिया तो वो आंसू जब्त करती रह गई। हदीद उसकी कुर्बत में मुकम्मल तौर पर मदहोश हो चुका था। हुनैन को अपने माँ बाप की याद आ रही थी। काश वो उसकी शादी के वक्त उसके पास होते। फराज ने उसको खुशदिली से रुखसत किया था, मगर फिर भी उसके वालिदैन की कमी को कोई नहीं भर सकता था। हुनैन, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हदीद ने अचानक से सवाल पूछा तो वो बौखला गई और सच बता दिया कि ये शादी सामिया के कहने पर उसने की है। ये सुनते ही हदीद ने उसका चेहरा अपने हाथ में दबोचा। क्या कहा तुमने? तुम मोहब्बत नहीं करती मुझसे? यानी कहना चाहती हो कि मेरी बहन जालिम है, जबरदस्ती उसने तुम्हारी शादी मुझसे की, तुम उसे बुरा कह रही हो? वो आंखों में गुस्सा लिए पूछ रहा था, जबकि वो डर गई थी। वो जानती थी कि हदीद अपनी बहनों से कितनी मोहब्बत करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं करती हूँ आपसे मोहब्बत। वो खौफजदा होकर उससे झूठ बोल गई, जबकि हदीद खुश होने लगा। हालांकि वो नहीं जानता था कि इस हरकत के बाद हुनैन के दिल में अपने लिए दूरी पैदा कर चुका था। रात यूं ही गुजर गई थी। हुनैन अब तक सदमे में थी। जो उसकी भाभी ने उसके साथ किया था वो भूलने वाली नहीं थी। एक वो थी कि हदीद से मोहब्बत नहीं कर पा रही थी और दूसरा हदीद था कि उसके इश्क में पागल हुआ जा रहा था।
وہ اسے شادی کے بعد اپنا سب کچھ گंوا بیٹھا تھا۔ اب وہ اسی کے آگے پیچھے پھرتا تھا، حنین کے ہاتھ کے کھانے کھاتا اور اسے ڈھیروں شاپنگ کرواتا۔ حدید کی محبت دیکھ کر حنین کافی حد تک نرم پڑ گئی تھی، مگر وہ اب تک اس سے محبت نہیں کر پائی تھی۔ شادی کو 5 ماہ ہونے کو تھے۔ حنین کے آنے کے بعد حدید اپنے گھر والوں اور اپنی بہنوں کو بھول گیا تھا۔ سامیہ اور اس کی ماں سمیت اس کی بہنیں حسد کے مارے جیسے آگ میں چل رہی تھیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حنین کو اس کی زندگی سے نکال دیا جائے، سامیہ نے کہا۔ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا بھائی ان سے دور ہو رہا ہے۔ سامیہ اپنا قیمتی نیکلس جو چند دن پہلے حدید نے اس کی سالگرہ پر دیا تھا وہ اتار کر دھوکے سے حنین کی وارڈروب میں رکھ دیتی ہے اور پھر روتے ہوئے حدید کے پاس آئی اور اسے الٹی سیدھی کہانی سنا کر کہنے لگی، حنین مجھے کہہ رہی تھی کہ اس گھر میں مت آیا کرو۔ اس کے علاوہ اس نے مجھ سے وہ نیکلس بھی لے لیا ہے جو تم نے مجھے دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر کے پیسوں سے اب تمہیں کوئی چیز نہیں ملے گی، اس کے پیسوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ سامیہ روتے ہوئے بولی تو حدید کو آگ لگ گئی۔ وہ ان مردوں میں شامل تھا جو اپنی ماں بہنوں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے۔ وہ غصے میں کمرے میں گیا، حنین سے اس بارے میں پوچھا تو وہ حیران رہ گئی اور اپنی صفائی دینے لگی، مگر وہ سامیہ کا نیکلس ڈھونڈنے لگا جو حنین کی الماری سے برآمد ہوا۔ یہ دیکھ کر حنین شاک رہ گئی اور قسمیں کھا کر کہنے لگی کہ وہ نہیں جانتی کہ یہ نیکلس یہاں کیسے آیا، مگر حدید حنین کے بجائے سامیہ پر یقین کر بیٹھا تھا۔ اس نے غصے میں حنین سے کہا، تم غریب لڑکیوں کی سوچ بھی 3rd کلاس ہی ہوتی ہے، بہت عیاشی کر لی میری دولت پر تم نے، اب تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، نکلو میرے کمرے سے، اور جب تک تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا یہاں نہیں آؤ گی تم۔ اتنا کہہ کر وہ اسے کمرے سے نکال چکا تھا، جبکہ حنین تڑپ کر رہ گئی۔ وہ روتے ہوئے اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ نہ سامیہ اس کی بات سن رہی تھی اور نہ حدید۔ اگر تم نے فراز کو کچھ بتایا تو اپنے بھائی کو بھی گنوا دو گی تم۔ سامیہ کی بات نے اسے مزید تکلیف دی تھی۔ وہ دوسرے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ سامیہ کی دھمکی نے اسے ایک بار پھر ڈرا دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسے خوف سا آ رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف ایسا ہی حال حدید کا بھی تھا۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا اور پھر اس نے حنین کو کمرے میں واپس لانے کا ارادہ کیا۔ وہ نیند کی کیفیت میں تھی۔ رات جب اسے کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس ہوا۔ چلو اٹھو، کمرے میں چلو، حدید اسے پکار رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی۔ حدید لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ابھی بھی حنین کی بات پر یقین نہیں تھا، مگر وہ اسے ایک اور موقع دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ اس سے دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ حنین کو اب صرف اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہتا تھا۔ حنین اس سے خفا تھی، اسی لیے اسے روک دیا تو وہ طیش میں آ گیا۔ مجھے انکار کرو گی اب تم؟ حنین نے ڈرتے ہوئے اس سے معافی مانگی تو وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد اس کا موڈ کافی حد تک اچھا ہو گیا۔ اس نے حنین کو پھر سے معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ اس سے محبت بھی کرتا تھا۔ اگلے دن جب سامیہ اور باقی سب نے حدید کا رویہ حنین کے ساتھ پہلے جیسا دیکھا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سامیہ کا فشار خون بلند ہوا تھا۔ اب وہ واپس اپنے سسرال جا رہی تھی، اسی لیے کچھ نہ کر سکی۔ مگر جب اگلی مرتبہ وہ واپس آئی تو اس نے حنین کے بارے میں حدید سے کہا کہ حنین نے تم سے شادی صرف پیسوں کے لیے کی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی لڑکوں سے اس کی دوستیاں رہی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کی شادی تم سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری ضد کی وجہ سے میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ سنتے ہی حدید کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ غصے میں آ گیا۔ سامیہ اور اس کی ماں سمیت اس کی بہنیں حنین کے خلاف حدید کے کانوں میں کافی زہر اگل چکی تھی۔ اب حدید اس قدر غصے میں آ گیا تھا کہ اس نے حنین پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ یہ ظلم برداشت نہ کر سکی اور اپنے گھر چلی آئی۔ جب فراز کو اس حرکت کا پتہ چلا تو وہ حدید کے گھر اس سے بات کرنے پہنچ گیا، مگر حدید نے اس بات کا لحاظ کیا تھا کہ وہ فراز سے وہ بدتمیزی نہ کرے۔ فراز افسوس کرتا گھر آ گیا۔ اس نے واضح انداز میں اسے کہہ دیا تھا کہ اب حنین تب تک اس گھر میں نہیں آئے گی جب تک وہ یہاں آ کر اس سے معافی نہیں مانگے گا۔ فراز کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اسے حنین کی شادی حدید سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حنین کی برداشت کی حد اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ سامیہ اور اس کے گھر والوں نے ہمیشہ زبردستی کی تھی، اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ واپس سسرال نہیں جائے گی۔ ان دنوں اسے ایک نوکری کی اچھی جگہ سے آفر آئی تھی۔ اس نے یہ نوکری کرنے کا سوچا کیونکہ اب وہ اپنے بھائی پر بوجھ نہیں بن سکتی تھی۔ فراز نے اسے منع کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانی، کیونکہ اگر وہ گھر میں رہتی تو اسے حدید کے ظلم یاد آتے رہتے۔ فراز نے اسے اجازت دے دی تھی۔ اسے آفس میں پرسنل سیکرٹری کی جاب ملی تھی۔ شاہ نواز اس کے باس کا بیٹا تھا جس کی وہ سیکرٹری تھی۔ وہ اپنا کام نہایت اچھے طریقے سے کر رہی تھی۔ شاہ نواز اس سے متاثر ہوا تھا، نہ صرف اس کے کام بلکہ اس کی اچھائی سے بھی۔ اس کی نوکری کو 3 مہینے گزر گئے اور اب وہ خوش تھی۔ حدید کے ساتھ وہ خوش نہیں تھی
वो सोच रही थी कि जल्द या बदीर हदीद से तलाक ले लेगी। एक रात जब वो ऑफिस से घर आई तो देखा कि हदीद आया हुआ था। फराज के सामने वो उससे माफी मांग रहा था। उसका दिल पिघल गया, मगर उसने शर्त रखी कि वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी। दिल में उसने सोचा कि उसका शौहर कई बार उसे गरीब होने का ताना दे चुका था और वो समझता था कि वो उसके पैसों पर नजर रखती है। इसीलिए ये फैसला हुनैन का था कि वो नौकरी करके अपने खर्चात खुद उठाएगी और हदीद से 1 रुपया नहीं मांगेगी। वो उससे सुलह करके घर आ गई। कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा और वो मामूल के मुताबिक ऑफिस जाती रही। एक रात उसकी सास ने उससे प्यार से कहा, बेटा मेरे कमरे में चाय बना कर ले आओ। वो हैरान रह गई कि आखिर उसकी सास उससे इतने प्यार से बात क्यों कर रही थी। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद उसके ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो चाय बनाकर सास के कमरे में उन्हें देने चली गई। जब उसने ट्रे उन्हें पकड़ाई तो जानबूझकर उन्होंने ट्रे को हाथ मारा। चाय का कप उनके कपड़ों से होता हुआ पांव के करीब जा गिरा और गर्मा गर्म चाय उनके वजूद को जला गई। वो चीखने लगी थी, जला दिया हुनैन ने मुझे, पता नहीं किस चीज का बदला ले रही है ये मुझसे। सास की बातें सुनकर उसके होश उड़ गए। माँ की आवाज सुनकर हदीद भागा आया था। जब उसकी माँ ने रो रो कर उसे हुनैन का जुल्म बताया तो हदीद ने हुनैन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो उसके मुंह से एक लफ्ज भी सुनने का रवादार नहीं था। चंद दिन हो तुम बस इस घर में, तुम जैसी नीच लड़की को तलाक देकर फारिग कर दूंगा मैं अब। वो उसे कमरे से निकालता हुआ बोला और अपनी माँ के पास बैठ गया। हुनैन आंसू जब्त करती कमरे में आ गई। इतनी अजियत और जिल्लत उससे सही नहीं जा रही थी। उसने फैसला कर लिया कि तलाक के बाद वो अपने भाई को सब कुछ सच बता देगी। अगली सुबह जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसके चेहरे और गर्दन पर मारने के निशानात थे। उसने दुपट्टे से अच्छी तरह खुद को कवर किया और ऑफिस चली आई। शाहनवाज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसके दिल में हुनैन के लिए मोहब्बत के जज्बात आ चुके थे। उसका इरादा था कि वो सही वक्त देखकर उससे इस बात का इजहार भी कर देगा। जब हुनैन फाइल समेट रही थी तो शाहनवाज की निगाह उस पर गई। उस वक्त हुनैन का दुपट्टा बेतरतीब था। उसके चेहरे से होता हुआ वो अपनी निगाहें उसकी गर्दन पर जमा गया। जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। ये तुम्हारे चेहरे और गर्दन पर निशानात कैसे हैं? उसने हैरत से पूछा। अब तो सुर्ख निशानात नील में बदल गए थे। हुनैन ने जल्दी से अपना दुपट्टा हिजाब की सूरत में लिया। जब शाहनवाज ने दोबारा उससे पूछा तो वो अपने आंसू छुपा न पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देखकर वो बौखला गया। उसके करीब आकर उसके आंसू साफ करने लगा। मुझे बताओ हुनैन, क्या तुम्हारे भाई ने मारा है तुम्हें? वो उससे पूछने लगा। मेरे शौहर ने, हुनैन ने बताया तो उसे लगा कि पूरा आसमान उसके सर पर आ गिरा है। क्या हुनैन शादीशुदा थी? लेकिन वो तो समझता रहा कि वो उसका दिल अचानक टूटकर कई किरचियों में तकसीम हुआ था। हुनैन के साथ कोई ना कोई मसला तो जरूर था। हुनैन, मेरे साथ चलो और मुझे सब सच सच बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला और फिर अपने साथ रेस्टोरेंट में ले आया। शाहनवाज हुनैन को एक समझदार और शरीफ लड़का लगता था। बेशुमार गम जो वो इतने अरसे से अपने दिल में दबाए बैठी थी, अब उनका बोझ मजीद नहीं उठा सकती थी। इसीलिए उसने शुरू से आखिर तक शाहनवाज को बताया। वो सब कुछ खामोशी से सुन रहा था। फिर उसने हुनैन को यही मशवरा दिया कि वो हदीद जैसे इंसान से अपनी राहें जुदा कर ले। जब वो रेस्टोरेंट में शाहनवाज से बात कर रही थी तो हदीद उसे देख चुका था। वो उस जगह किसी काम से आया था। अब तो उसे पक्का यकीन आ चुका था कि हुनैन के बारे में जो उसकी बहनें कहती थी वो सच था। उसने चुप साध ली और फैसला किया कि वो कल ही उसे अपनी जिंदगी से फारिग करेगा। आजकल उसकी दोस्ती दोबारा हलीमा से हो गई थी। वो सोच रहा था कि हलीमा से ही शादी करनी चाहिए। वो उसके मयार की थी। अगले दिन उसने तलाक के पेपर्स रेडी करवाए और एक साथ ही हुनैन को 3 तलाकें दे दी। हुनैन इस तकलीफ के लिए तैयार थी। सामिया ने चुपके से हदीद से कहा, हुनैन को किसी दूर जगह छोड़ाओ जहां से वो वापस ना आ सके, और फिर हम फराज से कहेंगे कि वो घर से भाग गई है किसी आशिक के साथ। सामिया ने कहा। हदीद भी यही चाहता था कि हुनैन की वजह से फराज के ताल्लुकात सामिया से खराब ना हो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं और तुम अपनी इद्दत वहीं पूरी करना। वो उसे देखकर बोला। हुनैन तैयार हो चुकी थी और वो आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर रही थी, क्योंकि आज जाकर उसने फराज को सामिया और हदीद की असलियत बतानी थी। मगर ऐसा तब होता जब हदीद उसे घर छोड़कर आता। वो उसे जानबूझकर तवील रास्ते से ले गया और सुनसान रास्ते में उतर जाने को कहा। हुनैन, तुम यहीं रुको, मेरा इंतजार करना, मुझे एक जरूरी काम है, वो करके मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा और फराज के घर छोड़ दूंगा। वो उसे मीठे लहजे में बोला। उसका एक एक लफ्ज झूठ था। उसका वापस यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। रात के 12 बज रहे थे।
हुनैन परेशान होकर वहीं उतर गई और हदीद गाड़ी भगा कर ले गया। वो उसका इंतजार करने लगी मगर वो ना आया। वो परेशान हो गई। सर्दी बढ़ रही थी, उसे डर भी लगने लगा था। उस सुनसान जगह पर वो तन्हा थी। हदीद जल्दी आ जाए, वो रोने वाली हो गई। तो अचानक कुछ लड़के उसके करीब से गुजरे और फिर उसे तन्हा पाकर उसके पास आने लगे। उन्होंने उस वक्त शराब पी रखी थी। वो झूमते हुए उस तक आ रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नशे की सी आवाज निकालते हुए बोले। तो हुनैन ने बताया कि वो किसी का इंतजार कर रही है। मुफ्त में कोई लड़की हमें मिली है, अब आसानी से हम इसे जाने नहीं दे सकते। चलो आज की रात मजे किए जाए। वो आपस में बातें करने लगे तो उसके होश उड़ गए, उसके पसीने छूट गए। वो ये सुनकर खौफ से भागने लगी। वो मदद के लिए पुकारती हुई काफी दूर आ गई थी मगर यहाँ किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। वो लड़के उसके करीब आ चुके थे। भागते भागते वो थक गई थी। उसका पांव मुड़ गया और वो जमीन पर गिर गई। उसने दोबारा उठने की कोशिश की मगर ऐसा ना हो सका। उसके अंदर दोबारा खड़े होकर भागने की हिम्मत ही नहीं थी। इतने में वो उसके करीब आ गए और उन लड़कों ने उसे पकड़ लिया और घसीट कर वहां से ले जाने लगे। वो चीख रही थी। वो लड़के उसके मुंह पर हाथ रख चुके थे ताकि वो शोर न करे। बकवास बंद करो, अब अगर शोर किया तो मार डालेंगे तुम्हें। दूसरी तरफ शाहनवाज, जो हदीद और हुनैन की गाड़ी का पीछा कर रहा था, उस तक पहुंच रहा था। प्लीज मुझे जाने दो, वो रोते हुए हाथ जोड़कर बोली। मगर जो ही एक लड़के ने उसका दुपट्टा खींचा, वो वहीं बेहोश हो गई। उसे लग रहा था कि आज उसकी इज्जत महफूज नहीं रह पाएगी। इससे कबल कि वो उसके साथ कोई गलत हरकत करते, शाहनवाज की गाड़ी उन तक पहुंच गई और जब उसे सारा मामला समझ में आया तो वो उन लड़कों को मारने लगा। वो लड़के पहले ही नशे में धुत थे। मार खाने के बाद उनके अंदर से बाकी ताकत भी खत्म हो गई। माफ कर दो और जाने दो यहां से, हमने इस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, ये डर कर बेहोश हो गई है। वो उसके आगे रहम की भीख मांगने लगे तो शाहनवाज ने उन्हें छोड़ दिया। उसने हुनैन के बेहोश वजूद को अपनी गोद में उठाया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अब तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। उसने उसे अपनी गाड़ी में एहतियात से लेटाया और गाड़ी अपने घर की जानिब मोड़ ली। वो ऑफिस से वापस आ रहा था जब उसने हदीद और हुनैन को गाड़ी में बैठे देखा था। यूं वो उनका पीछा करने लगा मगर ट्रैफिक की वजह से वो पीछे रह गया और हदीद की गाड़ी आगे निकल गई। मगर वो बिलाखिर बर वक्त यहाँ पहुंच ही गया था। जब वो हुनैन को अपने घर लाया तो उस वक्त सिर्फ उसकी माँ वहां मौजूद थी, जो एक लड़की को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो गई। शाहनवाज ने उन्हें कहा, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, शाहनवाज ने कहा और फिर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। शाहनवाज की माँ उसके लिए गर्मा गर्म सूप तैयार करने का मुलाजमों को कहने चली गई। जब हुनैन को होश आया तो उसे हदीद का जुल्म याद आ गया और वो लड़के भी। वो फूट फूट कर रोने लगी और अपनी तलाक के बारे में बताया। तलाक का सुनकर शाहनवाज को दिल से खुशी हुई थी। वो अब हर सूरत उसे अपनाना चाहता था मगर अभी उसकी इद्दत भी मुकम्मल होनी थी। उसने आज की रात हुनैन को यहीं रहने दिया और अगली सुबह फराज को फोन किया और उसे अपने घर बुलाया, जहां हुनैन ने उसे सामिया और उसके घर वालों की सच्चाई बताई। इतना बड़ा धोखा! फराज के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो काफी देर कुछ बोल ही नहीं सका। फराज हुनैन को अपने साथ ले आया और उसने सोच लिया था कि वो सामिया से ऐसा बदला लेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। हुनैन की इद्दत मुकम्मल हुई तो अचानक उसकी माँ और शाहनवाज उनके घर हुनैन का रिश्ता लेकर आ गए। फराज हैरान था कि अब इन लोगों पर भरोसा करे या नहीं, मगर जितना उसे इल्म हो सका था, शाहनवाज एक अच्छा लड़का था, इसलिए उसने चुपके और सादगी से हुनैन को शाहनवाज के साथ रुखसत कर दिया। शाहनवाज और उसके घर वाले दीनदार थे और उनकी सोच हदीद के घर वालों जैसी घटिया नहीं थी। हुनैन दुल्हन बने बैठी थी और वो उस वक्त खौफजदा थी। जब शाहनवाज उसके कमरे में आया तो उसने डर के मारे कांपना शुरू कर दिया। हुनैन, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम्हें यह जानने के बाद भी दिल से कबूल किया कि तुम शादीशुदा हो। मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता। मैं तुम्हारे साथ एक खूबसूरत और इज्जत वाली जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम्हें यह कबूल है? वो उसके सामने हाथ फैलाते हुए बोला तो वो इस बात में सर हिलाकर उसके सीने पर सर रख गई। शाहनवाज की कुर्बत में उसे सुकून मिल रहा था। ऐसा सुकून उसे कभी हदीद की कुर्बत से न मिला था। उसे हदीद से नफरत सी हो गई थी। जो इज्जत शाहनवाज और उसके घर वालों ने उसे दी थी वो खुद पर रश्क करने लगी थी। हदीद अपनी पसंद से हलीमा से शादी कर चुका था। हलीमा से उसकी शादी पर सभी खुश थे क्योंकि वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, मगर हलीमा हुनैन जैसी नहीं थी। वो बिल्कुल भी किसी बात को बर्दाश्त नहीं करती थी। एक दिन सामिया ने उससे किसी बात पर बहस की तो वो शदीद गुस्से में आ गई। अब तुम मुझे अलग घर लेकर दो, मैं हरगिज तुम्हारी टॉक्सिक बहनों के साथ नहीं रह सकती।
हदीद उसे समझाने लगा तो वो मजीद तैश में आ गई। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, या मैं या तुम्हारे घर वाले। हलीमा की बात ने उसे कश्मकश में डाल दिया और फिर हलीमा उसे सब्ज बाग दिखाने लगी कि अगर वो उसकी बात मानेगा तो वो अपनी पूरी जायदाद और अपने बाप का कारोबार उसके नाम करवा देगी। हदीद लालच में आ गया। उसने सोच लिया कि वो अलग घर में हलीमा को ले जाएगा। हलीमा बहुत खुश थी कि उसने हदीद को अपनी मुट्ठी में कर लिया और हदीद ने अपनी बहनों और मां को साफ मना कर दिया कि वो उसकी जिंदगी से दूर रहे। वो अपना रास्ता अलग करके हलीमा के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। हदीद की बहनें खाली हाथ रह गईं। वो हदीद का चेहरा देखने को तरसती थी। हलीमा ने उसे उसके घर वालों के खिलाफ इतना बहकाया था कि वो अपनी बहनों की शक्ल देखने का भी रवादार नहीं था। दूसरी जानिब सामिया और फराज की शादी को 3 साल होने को थे, मगर अब तक उनकी औलाद नहीं हुई थी। फराज ने सामिया से अपनी बहन से नाइंसाफियों का बदला लेते हुए दूसरी शादी कर ली, जिससे उसकी जल्द औलाद हो गई। सामिया बेहद तड़पती थी और उसे हुनैन के साथ की हुई नाइंसाफियां याद आती थी, मगर अब वक्त गुजर गया था और कुछ भी ठीक होने वाला नहीं था। जिंदगी अब सिर्फ हुनैन और फराज के लिए हसीन थी, जबकि हदीद और उसके घर वाले अजियत में थे। हदीद तन्हा रह गया था। उसकी बीवी के उसके अलावा और भी लड़कों से ताल्लुकात थे। हदीद चाह कर भी उसे कुछ नहीं कह सकता था। अब उसे मालूम हो रहा था कि हुनैन कितनी अच्छी लड़की थी और उसकी बहनों ने उसे उसकी जिंदगी से निकलवा दिया। काश वो उनकी ना सुनता, मगर हाथ से गया वक्त वापस नहीं आता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।